नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं शिवनगरी का चुनावी रण। बिल्कुल, विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो चुके हैं और अब एग्ज़िट पोल सभी लोग अपना-अपना दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हम भी आपके लिए कुछ लेकर आए हैं हमारे हिसाब से, चैनल के हिसाब से। क्या कुछ झुंझुनू जिले के अंदर सातों विधानसभा सीटों में लग रहा है। बिल्कुल अनुमानित है, अब इसमें आप भी अपनी तरफ से कोई भी राय रख सकते हैं, आप भी अपना मत रख सकते हैं। बिल्कुल, जितने लोगों ने 25 नवंबर को मतदान किया, उन सभी को बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएँ उनको कि उनका ही प्रत्याशी जीते और अपने क्षेत्र में विकास करवाए। बिल्कुल इसी सोच के साथ सभी लोग मतदान करते हैं और यही सोच आगे भी बढ़नी चाहिए। जितना सोचा था उतना मतदान पिलानी विधानसभा में नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन 1-2% ऊपर-नीचे चलता है। फिर भी बात करें पिलानी शहर की, तो सबसे कम मतदान पिलानी शहर में देखने को मिला, जो कि सोचा नहीं था। बिल्कुल, काफ़ी ऐसे बूथ हैं, जहाँ पर मतदान को लेकर वहाँ पर लोगों में उत्साह जो है नहीं देखा गया। बात करें पी बिट्स कैंपस के अंदर जो मतदान स्थल था, मतदान बूथ था, वहाँ पर मतदान बूथ संख्या थी उसकी 42 तो वहाँ पर भी सबसे कम मतदान देखने को मिला, जबकि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग वहाँ के वोटर थे और वहाँ पर मतदान प्रतिशत जो है बढ़ना चाहिए था, लेकिन लगभग हर विधानसभा चुनाव में वहाँ पर ऐसा ही देखने को मिलता है। शायद 37 या 38% ही वहाँ पर मत डाले गए। तो अभी अपन बात करेंगे एक-एक विधानसभा को लेकर, जैसा हमें लगता है, जैसा हम लोगों ने आकलन किया है, जैसा हमारे सामने लोगों की राय आई है, उसी हिसाब से हम आपको बताएँगे। वीडियो के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ हो सकता है कुछ पहलू हमसे छूट जाए, तो उसमें थोड़ा बहुत आप भी ऐड कर लीजिएगा और उस लेवल तक पहुँच जाइएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अभी बात करेंगे एक छोटी-सी अपन की पूरे राजस्थान प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। सट्टा बाज़ार एक तरफ, फलौदी बाज़ार एक तरफ, इसके बाद में लोगों की राय एक तरफ और सरकार का या फिर यूँ कहें कि जो अशोक गहलोत है उनका या फिर कांग्रेस सरकार का कहना एक तरफ, भाजपाइयों का कहना एक तरफ और एक जो हमेशा परिपाटी रही है 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, वो एक तरफ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है राजस्थान में लगभग 30 सालों से, 30 वर्षों से। तो हमें भी ऐसा लगता है कि इस बार जो है भाजपा सरकार जो है वो बनाने जा रही है। भाजपा जो है वो सरकार बनाने जा रही है राजस्थान में 2023 में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है और 3 दिसंबर को जो है चुनाव परिणाम आ ही जाएँगे, वो तो सबके सामने क्लियर हो ही जाएगा। 3 दिसंबर को भी जो है आपको जो मतगणना स्थल से आपको देखने को मिलेगा कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है हमारी विधानसभाओं में, पूरे ज़िले के अंदर। पूरी कोशिश करेंगे आपको लाइव ही दिखाएँ, हो सकता है या फिर फ़ेसबुक पेज पर आपको अपडेट मिलती रहेगी बराबर। दोनों में से एक काम तो करेंगे ही। इसके साथ अपन बात करें कि राजस्थान में लगभग जो है सरकार किसकी बनने जा रही है, उसकी बात करें तो जहाँ तक हमारा मानना है, हमारा जहाँ तक आकलन है, भाजपा की सरकार जो है वो बनने जा रही है। बहुमत नहीं होगा, लेकिन जोड़-तोड़ की सरकार जो है, स्पष्ट रूप से बनती हुई नज़र आ रही है और मुझे जहाँ तक लगता है, हमें जहाँ तक लगता है कि सीएम का चेहरा भी वसुंधरा राजे ही होने वाली होगी। बिल्कुल, इसमें कुछ फेर-बदल जो आला-कमान है, वो कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोनों ही पार्टियों की बात करें, तो हमें जहाँ तक लगता है कि अशोक गहलोत अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर भाजपा की सरकार बनती है, तो वसुंधरा राजे ही सीएम बनेगी। बिल्कुल, एक बार वही परिपाटी, वही दौर दोबारा से रिपीट होगा, जहाँ तक हमें लगता है। अभी बात करें अपन सीटों की, तो कांग्रेस को लगभग 70 या 80 के आसपास जो सीटें मिल सकती है 3 दिसंबर को और वहीं भाजपा की बात करें तो ये आंकड़ा 90 के पास रह सकता है, 90 के आसपास या इससे ऊपर भी जा सकता है। अभी बात करें अपन अपने झुंझुनू जिला की विधानसभा सीटों की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नवलगढ़, ओ मेरे राजकुमार, राजकुमार से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल राजकुमार नवलगढ़ में भी है, पिलानी में भी है, लगभग सभी जगह राजकुमार मिल ही जाएँगे। अभी बात करें अपन नवलगढ़ से, तो नवलगढ़ से मजबूत माने जाते हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा निर्दलीय कांग्रेस से और बसपा से। तीनों ही पार्टियों से निर्दलीय भी रह चुके हैं वो। तो उनका कार्यकाल जो है हमेशा ही अच्छा रहा है। जब डॉक्टर राजकुमार शर्मा मंत्री बने थे तब भी उनका कार्यकाल बेहतर रहा था और नवलगढ़ की जनता ने उनको खूब प्यार दिया था। बिल्कुल बसपा से जीते, फिर कांग्रेस से में आए, फिर कांग्रेस में जीते,
कांग्रेस की टिकट से ही जीते, अब की बार फिर कांग्रेस की टिकट से ही जो है चुनाव मैदान में है और अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री सलाहकार तो रह ही चुके हैं और इसके साथ भी अशोक गहलोत का काफ़ी विश्वास उनके ऊपर रहा है और देखने को मिला है। बिल्कुल, क्षेत्र में विकास कार्य जो है नवलगढ़ में जितने भी हुए हैं आज तक अपन देखते हैं, तो उनके जो कार्यकाल रहे उनमें सबसे ज़्यादा विकास कार्य देखने को मिले। अब बात करें हार-जीत की बात करें तो उनके सामने जो विक्रम जाखल है, उनके प्रतिद्वंदी है, वो भी काफ़ी मज़बूती से चुनाव मैदान में थे और अभी भी जो सट्टा बाज़ार है या फिर लोगों का जो आकलन है, वो माने तो उन्हीं की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है कि विक्रम जाखल जो है इस बार का चुनाव लगभग 10 से 20 हज़ार की लीड से जीत रहे हैं। अच्छा, इसमें एक वाक़या हुआ था श्रवण कुमार सूरजगढ़ से एक चुनाव हारे थे 52,000 का। तब भी यही आइडिया लगाया जा रहा था कि वो 20,000 30,000 से जीत सकते हैं, हार सकते हैं, ऐसा कुछ आइडिया चल रहा था। लेकिन वो आंकड़ा जाकर 52,000 की हार तक पहुँच चुका था। 52,000 से करारी हार जो है श्रवण कुमार को झेलनी पड़ी थी और उस वक़्त भी सट्टा बाज़ार के भी जो है आकलन सब धराशायी हो गए थे और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि नवलगढ़ से विक्रम जाखल जो है भाजपा से प्रत्याशी है, वो चुनाव मैदान में मज़बूती से है और हमें जहाँ तक लगता है कि राजनीतिक जो समझ समझते हैं, लोगों की जो सोच समझते हैं, इस बार काफ़ी लोगों का जो है रुझान कांग्रेस में देखने को मिला है। जहाँ तक फ्री की योजनाएँ हैं या फिर और अन्य जो योजनाएँ हैं, चिरंजीवी योजना की बात करें अपन और भी जो योजनाएँ हैं, ओपीएस की बात करें, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनके जो वोट हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। तो इस तरह से अभी सोचे अपन तो एक बार भाजपा प्रत्याशी को अलग रखते हैं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा का कार्यकाल है, उनकी छवि है और या फिर उनके द्वारा विकास कार्य करवाए गए हैं वो या फिर उनके जो तीनों कार्यकाल है पीछे के वो देखें, तो राजकुमार शर्मा भी मजबूत है, उन्हें पूरा नॉलेज भी है राजनीति का और इसके साथ ही उन्हें 3 चुनाव उन्होंने जीत चुके हैं, तो वो वरिष्ठ और सबसे मजबूत भी माने जाते हैं, सबसे दमदार नेता भी माने जाते हैं। हालाँकि इस चुनाव में बात करें कि जाट समुदाय उनके शायद विरोध में था, यहाँ पर हम लोग कन्फर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक सुना वो कन उनके विरोध में था, लेकिन उसमें भी उन्हें कम से कम 20 से 25 या 30% वोट उन्हें मिले हैं। तो लगता तो यही है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा इस चुनाव को निकाल सकते हैं। हालाँकि जो सट्टा बाज़ार है या फिर अन्य जो लोग हैं, वो बार-बार कह रहे हैं कि विक्रम जाखल जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन हमें अभी भी नहीं लग रहा और तीनों कार्यकाल की बात करें, लोगों का जुड़ाव जो है उनसे वो बात करें तो लगता है कि राजकुमार शर्मा चुनाव निकाल सकते हैं। हालाँकि मामला बड़े करीबी से निकलेगा, लीड किसी की ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। 10,000 के आसपास ही हार-जीत होगी। दोनों में काँटे की टक्कर है, ये एक बार फिर दोहरा देता हूँ। अभी बात करें अपन उदयपुर वाटी से। उदयपुर वाटी से कांग्रेस से भगवानाराम प्रत्याशी हैं, उनके लिए अशोक गहलोत ने पैरवी की है। विशेष तौर पर अपने समाज को लेकर उन्होंने कहा है कि वोट भी माँगे हैं, तो वो काफ़ी वीडियो भी आपने देखे होंगे। उनका भाषण जो है वो भी सुना होगा, तो वो मजबूत पहलू लगता है उनका। इसके अलावा शुभकर्ण चौधरी है, वो भी मजबूत है। राजेंद्र सिंह हुड्डा है, वो भी वहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव जो है हमें ऐसा लगता है कि शुभकर्ण चौधरी जो है वो चुनाव निकाल सकते हैं या फिर उन्होंने निकाल लिया होगा। बाकी 3 दिसंबर को सामने आ ही जाएगा। अभी बात करें अपन मंडावा की तो रीटा चौधरी है, जो निवर्तमान विधायक रही है। इसके साथ ही सांसद जो है वो नरेंद्र खिच्चड़ वो है उनके सामने। दोनों में काँटे की टक्कर तो थी, लेकिन धीरे-धीरे भाजपा का ग्राफ नीचे चला गया, डाउन चला गया और रीटा चौधरी कांग्रेस से प्रत्याशी जो है, वो हमें मजबूत लग रही है। ये सीट लगता है कि कांग्रेस में ये चली जाएगी, बिल्कुल। अभी बात करें अपन झुंझुनू विधानसभा की। झुंझुनू हमेशा ओला का गढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा कांग्रेस की लीड जो है, ज़िले में वहीं से आती है। झुंझुनू ज़िले के अंदर, लेकिन इस बार जो है बराबर का पसीना विजेंद्र ओरा को देखने को मिल रहा है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। अब इसमें फैक्टर खड़ा होता है कि पिछली बार जो है राजेंद्र भांबू चुनाव भाजपा के प्रत्याशी थे, भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार वो निर्दलीय हैं। इस बार भाजपा से है बबलू चौधरी, पिछली बार वो निर्दलीय बागी होकर लड़े थे। अब की बार पिछली बार बबलू चौधरी को 28,000 के करीब मत मिले थे और इस बार अगर बात करें तो दोनों ही भाजपा के प्रत्याशी कहेंगे दोनों को लगभग, क्योंकि पिछली बार वो भाजपा से थे, इस बार बबलू चौधरी भाजपा से है, दोनों है तो भाजपा से ही। तो दोनों ही प्रत्याशी अपना
मैदान जो है बनाकर रखे लास्ट तक, पूरा दमखम लगा रखा था। और इधर बात करें विजेंद्र ओला की, तो उन्होंने भी पूरा दमखम झोंक रखा था। लेकिन मुस्लिम वोट का एक जो बड़ा समुदाय है, बड़ा जो वोट बैंक है झुंझुनू के अंदर, वो अगर लुढ़कता है राजेंद्र भांबू की तरफ, तो फिर विजेंद्र ओला को काफ़ी नुकसान होगा। और जो चुनाव जो है, वो हमें लगता है कि राजेंद्र भांबू जो है वो चुनाव निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो है खिचड़ी बनी हुई है लगभग सातों ही विधानसभा में, एक मंडावा को छोड़कर सभी जगह सारे सिस्टम, सारे आकलन, सारे एग्जिट पोल फेल होते नज़र आ रहे हैं। आम जनता भी जो है खुलकर नहीं बोल रही थी। प्रत्याशी है, उनके समर्थक है, वो तो बोल ही रहे थे, पार्टी जो कार्यकर्ता है वो भी बोल रहे थे, लेकिन आम जनता जो तय करती है वो बोल नहीं पा रही थी। इसे आपको मानना होगा। आज भी जो आम जनता, चुनाव होने के बाद भी आम जनता खुलकर नहीं बोल रही थी कि किस प्रत्याशी को वोट किया है। चलिए अभी बात करें अपन सूरजगढ़ की, तो सूरजगढ़ से आमने-सामने का मैच है। सूरजगढ़ में काँटे की टक्कर है, आमने-सामने है दोनों प्रत्याशी। तो वहाँ पर भी श्रवण विधायक जो है, जिन्हें विधायक ही कहा जाता है, पूर्व विधायक श्रवण कुमार, और उनके सामने पूर्व सांसद रही संतोष अहलावत। बिल्कुल दोनों का करीबी मामला हो सकता है। हमें जहाँ तक लगता है 5 से 6,000 के अंतर से वहाँ पर हार-जीत तय होगी। बिल्कुल दोनों ही पक्ष मजबूती के साथ, दमखम के साथ चुनावी मैदान में थे और पूरी ताकत दोनों ही पक्षों ने झोंक रखी थी। आस-पास की विधानसभा सीटों से भी उन्होंने जुगाड़ लगाए हैं वोट बैंक अपने हासिल करने के लिए, पिलानी से भी, खेतड़ी से भी। अब क्या कुछ निकल के आएगा वो एक अलग विषय है, यहाँ पर कहना मुश्किल है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है श्रवण कुमार चुनाव निकाल सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी गाँवों में उनका अच्छा क्रेज़ देखने को मिला था। और ऐसा नहीं है कि संतोष अहलावत का नहीं था, उनका भी काफ़ी गाँव में था। लेकिन घुमा-फिरा कर बात आती है, तब सरकार की बात आ जाती है कि कांग्रेस में जब रहे थे विधायक श्रवण कुमार, तब भी लोगों ने कहा कि इन्होंने काम करवाए। अब हालाँकि क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, वो तो वो ही जाने और वो जनता जाने सूरजगढ़ की। लेकिन अब यहाँ पर जो है पलड़ा भारी है विधायक के श्रवण कुमार का, पूर्व विधायक श्रवण कुमार का। बिल्कुल, अभी बात करें अपन अपनी पिलानी विधानसभा की। बिल्कुल, आप लोग कमेंट में लिख ही दिए होंगे कि ये तो राजेश दहिया की जीत ही बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने हमेशा लोगों की जो राय है वो आप तक दिखाई है। और रही बात लाइव की, तो जहाँ तक पहुँच पाते हैं वो लाइव दिखाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पीतराम सिंह काला का भी काफ़ी लाइव दिखाया होगा। खैर लाइव से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात किस प्रत्याशी का हमने नहीं दिखाया, तो हमारे लाइव दिखाने से क्या वो जीत जाता, ये एक बड़ा सवाल है। ये आप सबके लिए भी बड़ा सवाल है। खैर इन चीज़ों को छोड़ते हैं अपन, अभी बात करेंगे अपन चुनाव के समीकरणों की। बिल्कुल पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल, सबसे पहले उनकी बात करें, क्योंकि पिछले चुनाव में उनको 13,500 के पास से करारी हार मिली थी। उनका काफ़ी विरोध था। तो हम लोग ये समझते हैं कि जिस व्यक्ति का एक बार विरोध हो जाता है वो कम नहीं, आगे भी नहीं बढ़ता तो कम भी नहीं होता। बिल्कुल आपके मन से अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है और फिर वापस आप उससे समझौता हो जाता है आपका, तो पहले वाली बात नहीं रहती। तो ये जो इफ़ेक्ट है, ये इस बार भी काम में आया है। और बिल्कुल लोगों का, काफ़ी लोगों ने कहा भी है कि ये ऐसे है, ये वैसे है। खैर आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कैलाश प्रधान मजबूत थे, पूर्व प्रधान जो है कैलाश मेघवाल, वो मजबूत थे, चुनाव में मजबूती से चुनाव भी लड़ा, निर्दलीय होकर भी उन्होंने हार कभी नहीं मानी। पिछली बार तो हार मान ली थी उन्होंने, लेकिन इस बार उन्होंने हार नहीं मानी। लास्ट तक पूरे दमखम के साथ जो है चुनाव मैदान में थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास काफ़ी वर्षों का राजनीति का अनुभव है। तो बिल्कुल उन्होंने चुनाव जो है पूरा एक तरफ से अच्छा-सा चुनाव दिखा दिया था पिलानी विधानसभाओं की, निर्दलीय होकर भी हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, वो एक अलग विषय है। अभी बात करें उनके और प्लस पॉइंट की, उनके और मजबूती की, तो उनके साथ जो है अपन बात करें तो काफ़ी कार्यकर्ता गाँव में जो है उनके हर बूथ से कार्यकर्ता थे। हर बूथ, हर गाँव में उनके कार्यकर्ता थे, मजबूती वाले कार्यकर्ता थे। हालाँकि क्या होना है, क्या नहीं होना, कितने वोटों से हार-जीत हुई, वो आगे अपन चर्चा करेंगे। अभी बात करें पीतराम सिंह काला की, कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। अच्छा, पहले अपन पूर्व प्रधान की जो है वोटों की बात कर लेते हैं। पिछली बार उनके लगभग 74,000 के आसपास वोट आए थे। तो 74,000 में से कुछ वोट तो है बीजेपी ले गई अपने पास। अच्छा, वोट किसके टूट रहे हैं, पार्टी की बात अपन बाद में करेंगे। पिछली बार वो मैदान में थे, हारे ज़रूर थे, लेकिन मैदान में थे, 74,000 वोट थे उनके पास। तो अगर अपन आप सोचें कि 74,000 वोट अभी भी हैं उनके पास, तो ये पॉसिबल नहीं है। 74,000 में से कुछ वोट जो है बीजेपी ले गई, फिर कुछ वोट कांग्रेस भी लेकर गई होगी उनके पास से। अगर नहीं लेकर गई, तो उनके जो 5 साल का जो कार्यकाल जो कांग्रेस का रहा, उनमें से कुछ तो वोट जो है कांग्रेस की तरफ अपने आप ही चले गए होंगे। ये भी हो सकता है, पॉसिबल होता है सब कुछ। ये नहीं कह रहे कि 74,000 उनके पास है, ये आप बिल्कुल नहीं मान सकते, ना ही कोई मान सकता है। अच्छा, बात करें इनका और मजबूत फैक्ट क्या है, पूर्व प्रधान का मजबूत फैक्ट ये भी रहा
कि उनके साथ उनके पिताजी इस चुनाव मैदान में थे। बिल्कुल शुरू से ही जब से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तभी से वो मैदान में जाने लगे थे, लोगों से मिलना शुरू कर चुके थे। हालाँकि इससे पहले वो लोगों से मिलते या नहीं मिलते वो एक अलग विषय है, लेकिन चुनाव का ऐलान होने के बाद जब वो मैदान में थे, तब वो लोगों से मिलते-जुलते नज़र आए, लोगों से वोट माँगते नज़र आए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पगड़ी भी जनता के समक्ष रख दी थी कि इस बार कैसे भी करके इन्हें विधायक बनाओ। अच्छा, कैलाश मेघवाल ने भी कहा था कि ये प्रथावा जो है, शादी जो है वो विधायक बनने के बाद ही करेंगे, चुनाव के बाद ही करेंगे। वो कब करते, कब नहीं, इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो यहाँ पर लगता है कि कैलाश मेघवाल जो है मजबूती पर बने हुए थे और मजबूत भी थे। अभी बात करें कांग्रेस से पितराम सिंह काला की, तो पितराम काला के पास कांग्रेस जो काफ़ी लोग थे कांग्रेस में, वो लोग सब चले गए भाजपा के अंदर। उन्होंने भाजपा जॉइन कर लिया, भाजपा को समर्थन दे दिया। काफ़ी ऐसे चेहरे थे जो हमें देखने को मिले और आपने देखा भी होगा। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस को क्या फ़ायदा था, पितराम काला को क्या फ़ायदा था? पितराम काला को ये फ़ायदा मिला सबसे बड़ा कि जो योजनाएँ थी सरकार की, उनके जो वोट है, वो स्वतः ही उनके पास आते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, इसके साथ ही पूर्व प्रधान शेर सिंह है, झाझड़िया ग्रुप है पिलानी का, या फिर बात करें कि वो पिलानी लोकल से है, काफ़ी वर्षों से पिलानी रह रहे हैं, पिलानी ही उनका ससुराल है, तो वो भी एक बड़ा फ़ायदा उनको मिल सकता है। तो पिलानी में अगर उनको लीड मिलती है, तो वो चुनाव निकाल सकते हैं। हालाँकि कुछ गाँवों में जब कुछ क्या काफ़ी गाँवों में लोगों ने कहा कि हम पितराम काला को नहीं जानते, कौन है, कौन नहीं है, कभी मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तक कि उनके ननिहाल, मंडेला में भी लोगों ने यही कहा कि हम उनको नहीं जानते। तो हमें लगता है कि यहाँ उनका माइनस पॉइंट ज़रूर रहा होगा ये कि उनको जानना, उनका जुड़ाव जनता से नहीं था और काफ़ी कम समय मिला, लेकिन उनका लक अच्छा था कि 2-3 महीने में उन्होंने तैयारी की, 2-3 महीनों में उन्हें टिकट भी मिल गई, वीआरएस भी ले लिया और कांग्रेस के प्रत्याशी भी बन गए और चुनाव मैदान में भी आ गए और डट कर मुकाबला भी लड़ा और फिर जीत का जो है वो अनाउंसमेंट भी होने लगा है कि पितराम काला चुनाव जीत चुके हैं पिलानी से। तो ये भी एक बड़ा फैक्ट जो है वो नज़र आया और आज तक जो है सट्टा बाज़ार भी उन्हें जिता रहा है। बिल्कुल, होता क्या है, क्या नहीं होता, वो एक अलग विषय है। वो 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। इसके बाद बात करें भाजपा प्रत्याशी राजेश दहिया की। उनके पास जो है बीजेपी के जो कर्मठ जो कार्यकर्ता थे, जो पुराने जो कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी को छोड़ निर्दलीय की तरफ चले गए थे या फिर उनके साथ थे, तो वो भी एक जो है भाजपा प्रत्याशी को नुकसान ज़रूर है वो। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी को और नुकसान की बात करें तो 3 वर्षों से वो मैदान में थे, 3 वर्षों से अपनी तैयारियाँ कर रहे थे। लेकिन उनके साथ कुछ लोग भी ऐसे भी थे जिनका विरोध काफ़ी जगह देखने को मिला था पिछली बार, उनसे लोग दूर रहना चाहते थे। तो वो भी एक भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसके बाद भाजपा को दूसरा नुकसान ये भी है कि कैलाश प्रधान, पूर्व प्रधान जो है, वो भाजपा से बागी हुए, तो उनके पास कुछ वोट जो भाजपा के थे, उन्होंने भाजपा के तोड़े होंगे, तो वो भी एक भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसके बाद जो प्लस की जो बात करें भाजपा की, तो सरकार बनती नज़र आ रही थी लोगों को भाजपा की। तो इसलिए हो सकता है कि काफ़ी लोग या फिर काफ़ी धड़े जो है भाजपा की तरफ आए, कांग्रेस छोड़कर भी आए और यहाँ तक कि कैलाश पूर्व प्रधान हैं, उनके तरफ से भी जो लोग कुछ लोग तो आए हैं, तो वो भी भाजपा की तरफ गए, तो वो भी यही सोच कर आए कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब इसमें होना क्या है, वो एक बाद में बताएँगे आपको, लेकिन यहाँ तक कि प्लस पॉइंट है भाजपा का ये। माइनस पॉइंट भी आपको बताए, इसके साथ ही जो नेगेटिव पॉइंट और जो है भाजपा का, वो ये भी देखने को मिला कि राजेश दहिया सभी गाँवों तक अपनी पहुँच नहीं बना पाए। गाँव में गए, गाँव में मीटिंग भी हुई, बराबर प्रोग्राम भी हुए, लेकिन आम आदमी तक वो शायद सभी लोगों तक नहीं पहुँच पाए। क्योंकि पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि पिछली बार चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो वो पिछली बार भी कवर कर चुके थे और इस बार भी उन्होंने कवर करने की पूरी कोशिश की और पहुँचे भी। हालाँकि तीनों ही प्रत्याशी यहाँ पर समीकरण जो बैठता है वो गड़बड़ है, खिचड़ी बनी हुई है पूरी, कौन जीत सकता है, कौन नहीं, किसके कितने वोट आएँगे, ये सिर्फ़ आकलन लगाया जा सकता है और कहीं इसमें सत्यता नज़र नहीं आती रत्ती भर भी। क्योंकि सभी के समर्थक जो है वो आकलन वायरल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें इतने वोटों से मिल रहे हैं, लीड मिल रही है, हमें इतने वोटों से जीत रहे हैं। तो वो सब एक अलग बहस हो गई, वो अलग वे पे चला जाता है। इसके साथ ही अपन बात करें कि तीनों का त्रिकोणीय जो समीकरण जो बैठता है, उसमें अपन बात करें कि सबसे पहले जो पॉज़िटिव दिखता है, सबसे ज़्यादा आगे दिखता है, वो पितराम सिंह काला जो है, वो ऐसा लगता है कि वो चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनके बाद भी अगर कोई आता है, तो फिर भाजपा प्रत्याशी राजेश दहिया आते हैं। अगर 3000 के आस-पास अगर भाजपा प्रत्याशी या फिर कैलाश मेघवाल चुनाव को निकालता है, तो फिर सर्विस वोटर जो है या बैलेट पेपर के जो वोट है, वो ओपन होंगे, तो फिर कांग्रेस भी इसमें बाजी मार सकती है। यानी कि दूसरा जो सामने वाले जो प्रत्याशी, वो जीत कर भी हार जाते हैं। बिल्कुल जो सर्विस जो वोटर है या फिर बैलेट पेपर के जो वोट है, वो तभी खुलेंगे जब करीबी मामला होगा।
10,000 20,000 की लीड से अगर कोई जीतता है, तो बिल्कुल वो वोट खुलने ही नहीं है। फिर तो वो जीत हो ही जाएगी। फिर सर्विस वोट या फिर बैलेट पेपर के जो वोट बोलते हैं, वो नहीं खुलेंगे। अच्छा, अब बात करें अपन त्रिकोणीय मामला किस तरह क्या बना, तो दोनों प्रत्याशी बागी है। अब इसमें कांग्रेस को भी फ़ायदा मिलता है, दोनों प्रत्याशी जो भाजपा से है, दोनों ही जैसे कैलाश मेघवाल जो है वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो नुकसान भाजपा को ही होना है और खुद को नुकसान होना ही होना है। तो दोनों की बात करें अपन तो फिर इसमें पितराम काला फिर से मजबूत हो जाते हैं और वो फिर से 5 से 6,000 वोटों से जीतते हुए नज़र आते हैं। हालाँकि करीबी मामला इसमें हो सकता है 5 से 6,000। अगर अपन बात करें चिड़ावा शहर की, पिलानी शहर की, मंडेला कस्बे की, तो अगर चिड़ावा से भाजपा को लीड मिलती है, पिलानी से अगर भाजपा बराबर भी आती है और मंडेला से भी बराबर आती है, तो हमें लगता है कि फिर भाजपा प्रत्याशी इस चुनाव में आराम से 5-6 हज़ार वोटों से निकल सकते हैं। अभी बात करें कैलाश मेघवाल कैसे निकल सकते हैं, तो चिड़ावा में अगर उनको लीड मिलती नज़र नहीं आ रही। पिलानी शहर में भी उनको लीड मिलती नज़र नहीं आ रही है। अगर पिलानी में भाजपा को लीड नहीं तो फिर कांग्रेस को लीड पक्की है। लेकिन पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल को लीड मिलना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। पिलानी शहर की बता रहा हूँ मैं आपको और चिड़ावा की भी। अच्छा, मंडेला कस्बे में अगर बात करें मंडेला की, तो वहाँ पर हो सकता है कि पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल लीड लेकर आ भी जाए। लेकिन वहाँ पर पितराम काला का ननिहाल है, पितराम काला वहाँ के भांजे हैं। उन्होंने काफ़ी दमखम लगाया था लास्ट टाइम में वहाँ पर, तो हो सकता है कि तीनों प्रत्याशी बराबर पर आ जाए। अच्छा, बन अपन बात करें गाँवों की, तो लगभग 44 पंचायतें हैं अपने पिलानी विधानसभा के अंदर। तो पंचायतों की अपन बात करें तो काफ़ी पंचायतें ऐसी पिलानी की उस तरफ की बात करें हमीरपुर, गाडोली हमेशा कैलाश का बेल्ट रहा है, तो वहाँ पर भी प्रत्याशी जो तीनों प्रत्याशी लगभग बराबर के वोट लेते नज़र आ रहे हैं। इसके बाद बैरी, बनगोहड़ी, पीपली, सुसडोला, डुलानिया, तो इधर भी अपन बात करें तो इधर भी तीनों प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा जो वोट मिलते नज़र आ रहे हैं, वो कांग्रेस और भाजपा को मिलते नज़र आ रहे हैं। अब पूर्व प्रधान का किस तरफ क्या वोट बैंक है, वो जैसे गाडोली है, हमीरपुर है, इसके बाद में धिंदवा साइड में भी उनके ठीक है, देवरोड में भी उनका ठीक है। नरड़ की बात करें तो नरड़ में भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा प्रत्याशी उनका ससुराल है, तो वहाँ से वो लीड लेकर आ सकते हैं। अगर वहाँ से भी लीड आती है, तो ये मान के चलिए कि फिर नवलगढ़ या सॉरी ओस्टू वाला जो बेल्ट है, ओस्टू से लेकर बख्तारपुरा तक का, वहाँ हमेशा कांग्रेस की लीड रहती है। लेकिन अब की बार ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है कि एक प्रत्याशी और मैदान में, 2 प्रत्याशी हो गए सामने। तो दोनों पहले बढ़ते थे 2 जगह वोट, एक तो कांग्रेस को और एक सामने वाली पार्टी को, भाजपा को। अब की बार एक प्रत्याशी और है निर्दलीय, तो उसका भी बेल्ट है वो, क्योंकि उसके भी वोट है वहाँ पे, क्योंकि पिछली का चुनाव वो हारे हुए हैं वहाँ से, तो उनके भी वोट है वहाँ पर, तो 3 जगह वोट बँट गए, तो वो नुकसान सीधा कांग्रेस को, फिर भी यहाँ पर कांग्रेस माइनस हो जाती है। अभी नरड़ की बात कर रहे थे अपन, तो नरड़ में कांग्रेस का बेल्ट रहा है, तो नरड़ में भी अगर कांग्रेस माइनस में आती है और भाजपा लीड लेके आती है, तो भी भाजपा निकल रही है यहाँ से। तो इस तरह से पूरा मामला बैठता नज़र आ रहा है। दोबरा काजड़ा की बात करें, काजड़ा में भी ऐसा लगता है कि भाजपा वहाँ से लीड ला सकती है। तो ये भी एक बड़ी बात होगी, अगर वहाँ से भी लीड मिलती है, तो भी भाजपा यहाँ पे प्लस है। फिर अपन बात करें कि कांग्रेस की, झेरली में भी ऐसा लगता है आखिरकार कुछ लोगों का मानना है कि झेरली में कैलाश मेघवाल लीड लेके आएगा। अगर कैलाश मेघवाल झेरली से लीड लेके आते हैं, उन की तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिलानी में बराबर निकल कर आते हैं, तो भी उनके लिए अच्छी बात है। तो भी वो मैदान में डटे हुए हैं, बने हुए हैं। अभी अब अगर कोई ये नहीं कह सकता कि दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन रहेगा, इम्पॉसिबल है। ये कहना इम्पॉसिबल है कि भाजपा तीसरे नंबर पे है या फिर कैलाश मेघवाल तीसरे नंबर पर है, या फिर ये भी हो सकता है कि पिछली बार जैसा हनुमान प्रसाद जब चुनाव लड़े थे, तब हुआ था, मदन लाल जब चुनाव लड़े थे, तब हुआ था कि अ, शोर खूब ज़्यादा होता है, लेकिन फिर होना उसका उल्टा होता है, उसका विपरीत होना देखने को मिलता है। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस से पितराम काला जो मैदान में है, उनके साथ कुछ ज़्यादा वोटर्स तीनों चेयरमैन लगे हुए थे, पिलानी विधानसभा के, चिड़ावा और पिलानी विद्या विहार और पिलानी नगर पालिका के। हालाँकि वो मजबूत है, बता रहा हूँ बार-बार मजबूत है। चुनाव जीत रहे हैं, 10,000 के लीड लोग बोल रहे हैं, लेकिन होना क्या है, कभी-कभी शोर ज़्यादा होता है और फिर उसका विपरीत देखने को मिल जाता है। ये भी हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो घुमा-फिरा कर झुंझुनू जिले के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 में से 9 मंडावा की विधानसभा को छोड़कर बाकी 6 की 6 विधानसभा सीटों में खिचड़ी बनी हुई है। कुछ नहीं कहा जा सकता, यही एग्ज़िट पोल है, सत्यता यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने भी किसी को नहीं कहा कि वो जीत ही जाएगा, वो क्लियर है। मंडावा का ज़रूर लगता है कि रीटा चौधरी वहाँ पर मज़बूत है, बिल्कुल। खिचड़ी की बात कर लो, वहाँ पर भी बसपा पार्टी भी है सामने, तो वो भी मज़बूत दिख रही है। तो नौगढ़ की बात कर लो, तो भई काफ़ी दिग्गज नेता है। हो सकता है कि दिग्गज नेता हार जाते हैं, काफ़ी बार देखने को मिला है कि काफ़ी दिग्गज नेता हार जाते हैं, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ पर भी खिचड़ी बनी हुई है। झुंझुनू की बात करें तो वो भी दिग्गज नेता है, उनको भी हार का मुँह देखना एक दिन तो देखना पड़ता ही है किसी न किसी को, किसी न किसी कारण से, तो हो सकता है इस बार ही ऐसा हो जाए।
अभी बात करें अपन सूरजगढ़ की, दोनों दिग्गज नेता है सामने आमने-सामने, तो वहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद लगभग सभी सीटों पर घुमा-फिरा कर खिचड़ी बनी हुई है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये है पूरा मामला और ये है पूरे झुंझुनू जिले की विधानसभा सीटों का एग्ज़िट पोल। मुझे तो कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आया, अगर आपको क्या आया, आप भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने भी और भी एग्ज़िट पोल देखे, अपनी राय रख सकते हैं बिल्कुल। पिलानी से पिथराम काला जीत रहे हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं और जीत ही रहे हैं। तो ये था पूरा सिस्टम यहाँ का, जो आप लोगों ने सुना, जहाँ तक कोशिश की, पूरा आकलन यही था घुमा-फिरा कर। तो अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स और जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।